दोस्तों नमस्कार। हम कुंभ की नगरी प्रयागराज में मौजूद है और ये सेक्टर 18 है। हम लोग निकले हैं एक अध्यात्म और सत्य की खोज में और उसकी जांच पड़ताल के लिए। इस दौरान हम लोग भिन्न भिन्न साधु संतों से हम लोग मुलाकात कर रहे हैं, उनका अनुभव हम लोग जानने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। शायद इनके अनुभवों से हम अपने जीवन में कुछ परिवर्तन ला सकें और हमें भी कुछ सत्य का बोध हो सके। इसी दौरान हमें एक चिकित्सक से मुलाकात हुई है। ये पेशे से तो चिकित्सक हैं, लेकिन इनका जो व्यवहार है वो किसी साधु और संत से कम नहीं है। हम इनके व्यक्तित्व से थोड़े प्रभावित हुए और हमने महसूस किया कि इनके जो अनुभव हैं, जो आध्यात्मिक जो सफ़र है, थोड़ा उसके बारे में हम खुद जानकारी लें और लोगों तक इनकी बातों को हम पहुंचाएं। इन्होंने अपने जीवन में बहुत जगहों का भ्रमण किया है और इनके अनुभव से हम ये एक सीख हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं कि कैसे एक टेक्नोक्रेट जो व्यक्ति है, कैसे जो चिकित्सक है, कैसे जो डॉक्टर्स हैं, वो अध्यात्म में रुचि रखते हैं और अध्यात्म में रुचि रखने से क्या तब्दीलियां इनके अंदर आई और क्या इनको फायदे हुए हैं। थोड़ा इनसे हम इस विषय पर जो हम लोग रोशनी डालते हैं और पूछते हैं। सर, थोड़ा सा आप अपना सर परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम डॉक्टर मोहन गुप्ता है। मैं हैदराबाद में सर्जन हूँ। मैं हॉस्पिटल आरोग्य हॉस्पिटल और उससे पहले मेरा कैलाश डायग्नोस्टिक एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर, तो मैं 33 साल से मेरा डायग्नोस्टिक सेंटर चलता है और 24 साल से मेरा हॉस्पिटल का काम चलता है। जी सर, आपने मतलब ये अध्यात्म के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में सर कब से आप प्रवृत्त हुए? कब से आपने जो है पूजा पाठ करना शुरू किया, धार्मिक स्थलों का जो है भ्रमण करना शुरू किया? जी, ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं है। रिलीजियस फैमिली तो था हमारे पास, आदत तो हम लोग पूरा शुरू से, मेरे मदर बहुत रिलीजियस के अलावा बहुत मॉरली, बहुत हाई वैल्यूज में विश्वास करते थे। शुरू से ये तो आदत था कि भाई नहीं, नॉनवेज नहीं खाना है, अल्कोहल नहीं लेना है, तंबाकू नहीं लेना है। वो तो शुरू से घुट्टी है उस चीज़ का तो मेरे को। और घर में पूजा पाठ जैसे भी होता था, धीरे धीरे मेरे एक ब्रदर इन लॉ थे, वो बहुत मंदिरों में जाते थे, तो उनके साथ जब मैं जाता था तो मुझे भी मंदिर जब पहुंचते थे तो मुझे एक ऐसा मॉरल कॉन्फिडेंस अलग से आता था, भाई आपको ठीक है, कुछ है तो कोई शक्ति है। और मुझे हमेशा से प्रकृति की शक्ति के ऊपर बहुत बिलीव रहा है कि मुझे हमेशा रहा कि कितनी भी तरक्की कर लो, साइंस है या प्रोफेशन है, प्रकृति के आगे कभी नहीं जा सकता। जी, तो वो बहुत स्ट्रांगली मेरा फीलिंग शुरू से रहा हुआ है। तो मुझे प्रकृति अच्छा लगता है, मैं जंगलों में जाना भी अच्छा लगता है, पहाड़ों पे जाना अच्छा लगता है। तो धीरे धीरे घूमने की आदत हो गई। घूमने में भारत में ज़्यादा भ्रमण आपको रिलीजियस मंदिरों के है, तो मैं हमेशा मंदिरों के हिसाब से घूमने जाता था। जैसा हिमाचल घूमना है तो हिमाचल में 9 देवी हैं, चलो घूमेंगे, उस बहाने हिमाचल पूरा घूम लेते थे। इस टाइप से धीरे धीरे मुझे घूमने के मंदिर सब पूरे मंदिर, और मंदिरों में जाने से मुझे डेफिनेटली मॉरल सपोर्ट मिलता है। और मेरे को मतलब फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली मैं बहुत एथिकल और चैरिटेबल प्रैक्टिस है मेरा। जी, मैं कभी भी कोई भी जगह पे चैरिटी क्लेम नहीं करता हूँ कि मेरा हॉस्पिटल चैरिटेबल है या क्लिनिक चैरिटेबल है, लेकिन मैं जितना मेरे से हो सकता है मैं करता हूँ चैरिटी करने का या गरीबों का करने का। वो नेचर है मुझे। उस वजह से बहुत फाइनेंशियली बहुत इश्यूज भी रहते हैं। फिर भी मेरे को जब भी मैं मंदिर जाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, मैं कर रहा हूँ, चैरिटी कर रहा हूँ, अच्छा काम कर रहा हूँ। और जब मुझे भगवान में विश्वास है कि भाई भगवान में, तो वो भगवान देखेगा मुझे। वो सबसे बड़ा ट्रस्ट मुझे मंदिरों में जाने के बाद होता है। तो मैं जब कभी भी थोड़ा मुझे ऐसा लगा कि डावाडोल हो रहा मेरा कंडीशन, मैं कोई ना कोई मंदिर जाके रहता हूँ, मंदिर में जाता हूँ। और कर्मकांड में बहुत ज़्यादा फेथ नहीं है कि भाई मंदिर में आरती नहीं हुई या रुद्राभिषेक नहीं हुआ, मुझे वहाँ गया, दर्शन हो गया तो ही बस है। मैं 10 मिनट मंदिर में जाके बैठ भी गया तो भी बस है। और भगवान की कृपा है, बहुत मंदिर मैक्सिमम नॉर्थ ईस्ट के छोड़ के मैक्सिमम मंदिर में जा चुका हूँ, फेमस मंदिर। जी।
तो वहाँ जो हॉस्पिटल है सर आपका, उस हॉस्पिटल में एक मतलब कि प्योर प्रोफेशनल है या कुछ चैरिटेबल, जैसा आपने बताया कि ऑफिशियली ऑनेस्टली चैरिटेबल नहीं है, इट इज ए प्रोफेशनल जी प्योरली। और मैं कभी चैरिटी क्लेम भी नहीं किया, चैरिटी के नाम पे मैं गवर्नमेंट से भी कोई भी कंसेशन लिया हुआ नहीं है, लेकिन मेरे से जितना चैरिटी होता है जी 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 उतना मैं करता हूँ। मैं शुरू में जब हॉस्पिटल डाल रहा था उसी टाइम मेरा ये बिल्कुल था। बहुत से हॉस्पिटल में पेमेंट के लिए रिक्शा वाले अपना रिक्शा बेच के पेमेंट करना पड़ता, जी या बहुत से लेडीज को मंगलसूत्र तक भी बेच के, कड़े के बेच के। तो मैं ऐसा 1 रुपया भी नहीं लेता हूँ कि जहाँ पे आदमी को अपना रोजी रोटी खराब करना पड़ा जी या लेडीज को अपना श्रृंगार निकाल, वैसे लोगों को मैं फ्री कर देता हूँ, लेकिन उनसे पैसे नहीं। मुझे अगर पता चल गया जी। कि ये पेशेंट अपने किसी तकलीफ से मुझे पैसा दे रहा है तो मैं वो पैसे लेता नहीं। ये मैं तो उन charity डॉक्टरों के कर- लिए बहुत बड़ा संदेश है, जो डॉक्टर्स लोग जो है बहुत ज़्यादा फीस रखते हैं और एक प्रकार से गरीबों का जो है बहुत शोषण होता है। वो अपना इलाज कराने के लिए अपना ज़मीन तक बेच देते हैं, गहने गहने तक बेच देते हैं। तो ये तो एक अच्छा नज़ीर आप पेश कर रहे हैं समाज में। लेकिन एक बात बताया जाए, आप मेडिकल प्रोफेशन में हैं, आपका अपना हॉस्पिटल है, जब कभी आप भ्रमण करने की सोचते हैं या भ्रमण पर होते हैं तो उससे क्या आपका अपना व्यक्तिगत जो प्रोफेशन है उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है? मेरा वो उस टाइप से एडजस्टमेंट है कि मैं, जैसा मेरा फिक्स टाइमिंग हॉस्पिटल में भी नहीं है, मैं वहीं रहता हूँ। अगर कोई बाहर जाना है, मुझे कोई भी चीज, जितने भी पिक्चर है, होटल्स है, सब मैं पहले कर लिया है। सब मेरा जितना कोटा लिख के लेके आया था मैं पिक्चर देखने का, वो सब मैं पहले ही देख लिया पढ़ाई के टाइम पे। जी एक एक दिन में 4 4 पिक्चर भी देखता था उस टाइम पे। जी मैं पहले बिल्कुल अलग टाइप का आदमी था। जी एक बार किसी वजह से मुझे बॉम्बे में धारावी में घूमना पड़ा रात में, जी और धारावी की लाइफ, ये बहुत पुरानी बात है, जी धारावी की जब मैं जिंदगी देखा उसके बाद मुझे उस रात में ये पता चला कि आदमी कितनी मजबूरियत में, कितनी गंदगी में, कितनी तकलीफ में रहता है आदमी। जी उसके बाद से फिर मेरे को बिल्कुल चेंज हो गया। उसके बाद से मेरे को होटल का खर्चा करना, कपड़े पहनना, पहले तो ब्रांडेड ही पहनना है, सब इस टाइप का था मैं जी एक जमाने में। जी उस दिन के बाद से मुझे पूरा चेंज, नेचुरली मुझे चेंज हो गया कि आदमी इतना तकलीफ में रहते, मतलब आप सोच नहीं सकते। वो गटर के बाहर, गटर जैसा होटल का जो पाइपलाइन से कचरा फेंकते वो लोग, उसके पास खड़े रहते थे कि ठीक है अब 11 बज गया, अभी ये खाना, बचा हुआ खाना पूरा फेंकेंगे। तो उसमें से खाना निकाल के खाते हुए देखा। मतलब मेरे को वो रोंगटे खड़े हो जाते हैं वो सुन के। जी तो जी। जब से चेंज हो ये गया कब की बात है सर? उस समय आपकी अब डॉक्टर बन चुके मैं- थे या विद्यार्थी जीवन में थे? नहीं, विद्यार्थी जीवन का आखिरी था। मतलब मैं एमबीबीएस पास होने के आगे पीछे की बात है वो। जी वहाँ से लाइफ चेंज हुआ। फिर मेरा पढ़ाई के टाइम पे मैं बहुत बैड स्टूडेंट था। जी मतलब इलेक्शन पॉलिटिक्स में टाइम खराब, स्पोर्ट्स में टाइम खराब, कैमरा फोटोग्राफी शौक था, कैमरा लेके 4 4 दिन घूमते रहता था इधर उधर। जी लेकिन 82 जैसे एमबीबीएस पास हुआ, जी उसके बाद से मुझे किसी वजह से एक ही दिन में चेंज हो गया। उसके बाद से मैं पूरा टोटली डेडिकेटेड हो गया प्रोफेशन को, जी और बहुत मेहनत भी किया। ऐसा नहीं, धक्के भी बहुत जी। खाया, क्योंकि बगैर बगैर नींव की बिल्डिंग है मेरी। जी बगैर नींव की बिल्डिंग बनाने में को बहुत ज्यादा मेहनत लगता, संभालने को रिस्क में रहता। जी तो मेरी बिल्डिंग बगैर नींव की। मैं एमबीबीएस में कभी भी मेहनत नहीं किया, पढ़ा नहीं, घूमता रहता था। बाद में चेंज हो गया। फिर जी 1 अक्टूबर 83 जी से मेरा लाइफ में प्रोफेशनली, मेरा लाइफ में चेंज आया। जी पर्सनली नहीं, प्रोफेशनली। उस दिन से मैं बिल्कुल प्रोफेशन में ही मेहनत करता हूँ। जी। उसके बाद फिर आपने जो है सर्जरी में पढ़ाई की आपने? उसके बाद सर्जरी की सीट, उस टाइम पे एमबीबीएस में पढ़ता नहीं था तो सीट मिलने की उम्मीद ही नहीं थी, बहुत कम चांस थे। जी फिर मेहनत कर, घूम के फिर के मुझे गवर्नमेंट, पहले एनेस्थीसिया का सीट मिला मुझे। अच्छा 6 महीने एनेस्थीसिया का कोर्स किया, बीच में जी। फिर सर्जरी मिल गया, अच्छा तो फिर मैं सर्जरी का कोर्स किया। जी वहाँ से अपोलो, जब सेकेंड हॉस्पिटल हैदराबाद में जी खुला तो मैं फर्स्ट रजिस्ट्रार था। वहाँ बहुत सीखने को मिला मुझे। जी जी वहाँ मुझे हॉस्पिटल का प्लानिंग, डिजाइनिंग, जी उसका स्ट्रक्चर, वो सब सीखने का भी, प्रोफेशन के अलावा वो भी सीखने का मौका जी। मिला। जी तो जब मेरा हॉस्पिटल बनाया तो टोटली मेरा हॉस्पिटल बोल सकता, मेरे को इंजीनियर नहीं है, आर्किटेक्ट नहीं है, डिजाइनर नहीं है,
हॉस्पिटल का प्लानर, सब चीज में मेरे हाथ से किया हुआ है। और वो स्टेबल बिल्डिंग, जो एक बिल्डिंग फ्लॉप हो गई थी, उस बिल्डिंग में मैं हॉस्पिटल बनाया हूँ। जी और जब वो हॉस्पिटल बना तो मतलब टॉप मोस्ट लोग भी वो हॉस्पिटल को देख के सरप्राइज हो गए कि इस टाइप का हॉस्पिटल कोई बना सकता है इस जगह पे जी और इस रेट में चला सकता। कॉर्पोरेट टाइप का हॉस्पिटल था तो कॉर्पोरेट वाले थोड़ा नाराज भी रहते थे मेरे से कि इतना कम में तो इतना सर्विस कर रहा है। जी। तो ठीक है, आई एम हैप्पी, मुझे ठीक वही करना अच्छा लगता। तो सर सर्जरी आपका स्पेशलाइजेशन क्या मैं जान सकता हूँ कि आप सर्जरी मैं बेसिकली तो जनरल सर्जन हूँ, मेरा डिग्री भी जनरल सर्जरी का है। उसके बाद वैस्कुलर सर्जरी में थोड़ा मेरे को एक्सपीरियंस लेके मैं काम किया। उस टाइम पे वैस्कुलर सर्जरी में इंडिया में डिग्री भी नहीं थी कोई। अच्छा। उसके बाद ही डिग्री, अब डिग्री मिलने लगी। मैं जब वैस्कुलर सर्जरी में काम किया तो वैस्कुलर सर्जरी अपना खुद ही प्रैक्टिस करो और अपने आप को वैस्कुलर सर्जन बोलो। जी मैं वैस्कुलर सर्जरी का भी काम करता हूँ। जी वैसा एक्चुअली मैं बताया जैसा आपको कि 83 के बाद, जी 1 अक्टूबर 80 के बाद जी मैं बहुत, जब पुराना पाप धोना रहता है तो ऐसा वाला बात था ना, तो मैं बहुत मेहनत करके हर डिपार्टमेंट में काम करके, इमरजेंसीज में काम करके रात रात दिन, और एनेस्थीसिया का 6 महीने का एक्सपीरियंस भी मुझे बाद में बहुत काम आया, क्योंकि मैं अभी भी प्रोसीजर्स, मेरे को जो प्रोसीजर जनरल सर्जन वाले नहीं कर सकते, जी एनेस्थीसिया देने के, वेंटिलेटर चलाने के, वो सब भी मेरे को अच्छे से चला सकता मैं। इमरजेंसी में मेरे को बहुत मैं ऑर्थोपेडिक छोड़ के जी मैक्सिमम इमरजेंसी हैंडल करता था जी पूरा। अभी सर वो हॉस्पिटल कितने बेड का होगा, उसका स्ट्रेंथ क्या होगा अप्रोक्स? मैं जब शुरू किया, जब 50 बेड का हॉस्पिटल शुरू किया था, जी फिर हमारे पीछे केयर हॉस्पिटल है, जी उनको जरूरत था उस टाइम पे, वो चैरिटेबल हॉस्पिटल जैसा था, जी तो फिर उनको बहुत जरूरत था, तो मैं उनको फैसिलिटी दिया था मेरे हॉस्पिटल में काम करने का। जी वो काम करे, बट बाद में उनसे मतलब मुझे धोखा ही दिया, समझिए आप, जैसा भी है। जी तो उस टाइम पे मैं 14 बेड का हॉस्पिटल चलाता था। अभी मेरा अगर मेरे हाथ में वो प्रेमाइसेस फिर से आ जाएगा, मैं अब उसको 100 बेड का हॉस्पिटल बना दूंगा, मतलब अगले 4 से 6 महीने के बीच में जी। फिर से 100 बेड का हॉस्पिटल बन हो जाएगा। सर आप मूल निवासी कहाँ के थे, इसके बारे में हमको बता दीजिए। क्या आप आंध्र प्रदेश के ही मूल निवासी हैं या कोई अन्य जगह आपके जो है हमारे माता पिता, मदर तो खैर बिहार की है, जी बाद में मदुरई में सेटल हो गई थी। हमारे बिहार में सर कहाँ से है माता जी? भागलपुर के पास एक बौंसी बोल के जगह है, मंदार हिल। मंदार हिल जी। मंदार हिल के हमारे नाना जी थे। जी हमारे नाना जी भी जाके मदुरई में सेटल हो गए, हमारे पिताजी के बड़े भाई भी जाके मदुरई में सेटल हो गए। उस हिसाब से हमारे मदर फादर, हमारे फादर की फैमिली नूह की है, मेवात डिस्ट्रिक्ट में नूह है, मतलब अब तो नूह डिस्ट्रिक्ट ही बन गया, जी मेवात एरिया है, वहाँ के है वो पूरा फैमिली। हमारी प्रीवियस जनरेशन, हमारे फादर के भाई सब पूरे मेवात में वो रहते थे नूह में। और एनमास वो पूरा फैमिली धीरे धीरे 2-3 साल के अंदर ही पूरा साउथ में आ गया, जी मदुरई आया। फिर वहाँ से मदुरई में उस 1951 में एक एजिटेशन चला था पेरियार का, जी एंटी हिंदी एंटी नॉर्थ। जी तो वो एजिटेशन के टाइम पे फिर वो इधर भटकते हुए हमारे पिताजी तेलंगाना में, उस टाइम पे जॉइंट आंध्र प्रदेश था, जी आंध्र प्रदेश के निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट में आके रहने लगे। वहीं मिठाई का काम, और फैमिली का बेसिकली मिठाई का काम ही था, रेस्टोरेंट्स का मिठाई का। जी तो निजामाबाद में रहने लगे। मेरा जन्म और हमारी पूरी जनरेशन का जन्म साउथ में हुआ, निजामाबाद में। मेरा जन्म और प्रारंभिक पढ़ाई इंटरमीडिएट तक पूरा निजामाबाद का है, हिंदी मीडियम से। जी 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 उसके बाद फिर मेरे को हैदराबाद आया। हैदराबाद में स्ट्रगल के बाद मेडिकल का सीट मिला, एमबीबीएस का। जी तो एमबीबीएस हैदराबाद उस्मानिया मेडिकल कॉलेज से किया। जी फिर अंबाजोगाई बोल के एक जगह है महाराष्ट्र में, वहाँ 6 महीने एनेस्थीसिया का कोर्स किया। उसके बाद सर्जरी मिल गया। जी तो नागपुर में एक मेडिकल कॉलेज है, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज। जी उस टाइम पे इंडिया में 108 मेडिकल कॉलेज थे पूरे टोटली। ये कब की बात है सर? ये 85-86 की बात है, 1986 से 88 तक फिर मैं सर्जरी, एमएस सर्जरी करा। जी 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 88 में सर्जन बनने के बाद फिर से हैदराबाद में, फिर जब से हैदराबाद में ही हूँ फिर से। जी। तो सर उसके बाद जब आपने बताया कि आप बम्बई गए थे, घूमने के लिए गए थे, वहाँ से आपने जो मलिन बस्तियों में जो लोग रह रहे हैं, जो निर्धन है, उनकी दिनचर्या को आपने देखा कि कितनी मुश्किलात भरा है उनका जीवन, जो जीवन है। सिर्फ एक रात में 3 घंटे
एक रात में 3 घंटे मात्र उनका जीवन आपने देखा। हाँ, वो तो और 3 घंटे इसके में बाद मेरा पूरी जड़ हिल गई। आपकी रूह को हिला दिया हाँ, पूरी उस जड़ जीवन हिल ने गई आपको। मेरी। हाँ, पूरा उसके बाद आपने जो ये आरामो तलब की जो जिंदगी है उसके प्रति आपको एक मोह भंग होना शुरू हुआ। वो भंग हो गया, मतलब उस दिन से मैं चेंज हो गया। उस दिन से आज आप मैं कोई भी सर्कमस्टेंसेस में जीने के पोजीशन में हूँ जी पूरा। जी। मैं आज बिल्कुल फक्कड़ आदमी जैसा हूँ। जी। किसी भी सर्कमस्टेंस अच्छे से लग्जरी में भी रह सकता जी। और बिल्कुल ऑर्डिनरी जगह पे भी रह सकता। यानी कि भौतिक जो वस्तुएं हैं उसके प्रति हाँ। बहुत ज्यादा मोह नहीं रह गया। बिल्कुल नहीं है। और उसके बाद जीरो सेवा की भावना आ गई। बस उसके बाद से चेंज ही हो गया, लाइफ ही चेंज हो गया। जी मंदिर में तो क्या है, दिस इज फॉर मेंटल स्ट्रेंथ। मुझे हमेशा से मैं प्रॉब्लम्स में रहा। तो मुझे जब लगता है कि भाई अभी मैं हार रहा हूँ तो मैं कोई भी मंदिर या स्टेप की जगह जाता हूँ तो मुझे फिर से आता नहीं ठीक है, देखा जाएगा, जो भी होगा देखा। तो अभी मुझे कितना भी ट्रबल रहो, कितना भी परेशानी रहो, मुझे वो एक मॉरल स्ट्रेंथ मिल जाता है। जी। इस वजह से वो है। मैं ऐसा कर्मकांड जैसा नहीं है कि भाई चलो मंदिर गए तो आरती नहीं हुई या अपन पूजा नहीं करे या अभिषेक नहीं करे। जी। वहाँ गए, दर्शन हो गए तो भी बहुत बड़ी चीज है मेरे लिए। जी। हो गया अभिषेक अच्छा हो गया, रुद्राभिषेक अच्छा हो गया या आरती अच्छी हो गई तो वो बोनस जैसा है, बट जरूरी नहीं है कि वो होना ही होना है। जी जी जी। कर्मकांड में ज्यादा वो नहीं। वैसा मैं करता हूँ घर में, जब भी डेली पूजा थोड़ा बहुत 2-4 मिनट का करता हूँ। बाकी ऐसा बहुत ज्यादा वो नहीं है। बस मेरे को ऐसा नहीं है कि मैं बहुत रिलीजियस हूँ, बहुत पढ़ता हूँ। बस अच्छी कंपनी में रहना चाहता हूँ, पढ़े लिखे लोग, बड़े से बड़े आदमी के साथ भी बिल्कुल आराम से कंफर्टेबली बैठ के बात कर सकता, उससे सीखने को मिलता है। जी। यानी कि आप धार्मिक हैं लेकिन ऑर्थोडॉक्स नहीं है। नहीं, ऑर्थोडॉक्स नहीं है कि कोई ऑर्थोडॉक्स है कि मंदिर में गए तो जितने भी विध हैं, अगर कोई विध नहीं भी हुआ तो आपने अपने मन से ईश्वर की आराधना कर लिया। बस आपने आप समझ हर जगह पे है, जो है हर जगह पे है। मैं बहुत रिलीजियस आदमी हूँ, प्रो हिंदू हूँ, बट एंटी मुस्लिम या एंटी क्रिश्चियनिटी ऐसा नहीं हूँ। अपने रिलीजन में हर आदमी को रहता। तो मैं चर्च भी जाता हूँ, वहाँ भी जाता हूँ। वहाँ जाके मैं क्या करता, जैसा मस्जिद गया तो मस्जिद में अपन क्या करेंगे, तो मैं अपना गायत्री मंत्र पढ़ता हूँ। मैं तो और क्या कर सकता हूँ, मुझे उनकी नमाज पढ़ना आती नहीं। नमाज पढ़ने का कुछ वो भी नहीं है कि भाई नहीं अपने को नमाज पढ़ना है, वो है नहीं। मतलब मैं कहीं भी रिलीजियस प्लेस में जाऊंगा तो मैं अपना सीधा जो भी मंत्र मेरे को आते हैं वो गुनगुनाता, जोर से चिल्ला के कभी भी नहीं पढ़ता। इसका मतलब है कि हर व्यक्ति अपने धर्म के अनुसार अपनी पूजा और आराधना करे। कोई भी व्यक्ति कहीं पे जाकर के पूजा और अर्चना कर सकता है। इसे किसी की आस्था के ऊपर, इसे किसी के जो है धर्म के ऊपर कोई जो है कुठाराघात होने जैसी कोई बात नहीं है। अगर कोई मुस्लिम है, कोई क्रिश्चियन है, कोई हिंदू है, कोई जैन है, कोई बुद्ध है, वो अपने अपने तरह से अपने ईश्वर की आराधना करे, सच्चे दिल से आराधना करे। और आपके अनुसार मतलब एक सच्चा इंसान जो होता है कभी किसी दूसरे को हार्म करने की कोशिश नहीं करेगा। तो ये बहुत ही विरोधाभास है। मैंने देखा वैज्ञानिकों को या फिर जो इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, चूंकि वो शिक्षा पद्धति एक ऐसी शिक्षा पद्धति है कि थोड़ा उनका जो रुझान है अध्यात्म और धर्म से थोड़ा सा अलग हट जाता है, क्योंकि वो पूर्ण रूप से वैज्ञानिक जीवन में ही जीना चाहते हैं, भौतिक जीवन में ही रहते हैं। संसारिकता से मोह हट जाना या फिर संसारिक जीवन में रहते हुए धर्म कर्म से बहुत ज़्यादा रुचि रखना उनमें थोड़ा कम पाया जाता है। तो मैंने ये देखा आप में कि आपने बताया कि मेरे एक रिलेटिव्स थे जो कि उनको धार्मिक स्थल पर घूमने का जो है उनका शौक था, उनके साथ साथ थोड़ा हम भी घूमे। उसके बाद मेरे मन में ये बातें घर कर गई कि हमें भी घूमना चाहिए, एक सुकून मिलता है। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि सर जैसे आप एक डॉक्टर हैं, एक सर्जन हैं, आप धर्म कर्म में रुचि रखते हैं, जाते हैं, घूमते हैं, क्या आपके साथ और भी आपके डॉक्टर की कोई टीम है, टोली है जो कि इस कार्य में रुचि रखती हैं, लोग जाते हैं? मेरे साथ मैं जनरली अकेला ही घूमता हूँ जनरली, क्योंकि मैं बहुत टफ, जैसा मैं कहीं भी गया तो एक एक कोना घूमूंगा, नींद कॉम्प्रोमाइज हो जाती, खाना कॉम्प्रोमाइज हो जाता। वो लोग जब जाते तो उनको रिलैक्सेशन इम्पोर्टेंट है। जैसा अभी मेरे ऐसा है कि अगर खाने में 2 घंटा लग रहा, मुझे लगता है कि 2 घंटे वेस्ट हो रहे, 2 घंटे में तो अपन 2 चीज देख सकते हैं, यहाँ की 2 और मंदिर देख सकते हैं अगर यहाँ पे है घूमने की जगह। वो लोगों को वैसा नहीं रहता, उनका प्रायोरिटी खाना रहता। अरे खाना नहीं खाए, 12 बज गया, 1 बज गया, 2 बज गया, उनका ध्यान खाने पे रहता, मेरा ध्यान घूमने पे रहता। तो क्लैश रहता ना, तो इसीलिए जनरली मैं अकेला ही घूमता हूँ जी हमेशा।
लेकिन अभी आप जो बोले ना भौतिक बात, वो धीरे धीरे फिर से अध्यात्म की तरफ अब सबको टर्न होना शुरू हो गया। जी और अगर आदमी नेचर को समझा, जैसा मैं डॉक्टर हूँ, जी। मुझे अगर बॉडी का स्ट्रक्चर अगर मैं बताया आपको, डिस्कस करा, तो आपको लगेगा कि कोई ना कोई सुपर नेचुरल पावर है। जी सुपर नेचुरल पावर क्या है? तो जब सुपर नेचुरल पावर में आपको ये लगा कि आपको कोई ना कोई सुपर नेचुरल पावर है, तो आपको ऑटोमेटिकली उसके ऊपर ट्रस्ट हो जाता। जी जी जैसा अभी बॉडी है, आपको एक एक चीज अगर मैं बताया तो आपको बिलीव होना भी मुश्किल है। जैसा अगर आप हेयर्स की रस्सी बनाए, बालों की रस्सी बनाए, तो वो एल्यूमिनियम की रस्सी से कम 7 गुना 8 गुना ज्यादा मजबूत रस्सी है। वाह। ठीक है। पेट में जो एसिड रहता उसका pH 4 रहता, जी 4, और वो रेगुलर बनता। जी वो अगर उसका एक ड्रॉप अगर आप डाले जी। तो 7 इंच के एल्यूमिनियम में सुराख कर सकता है एसिड। ये सब बॉडी में नेचुरली रहता है। बॉडी पूरी टोटली डायनामिक है। जी नर्वस टिश्यू छोड़ के हर चीज बनती बिगड़ती। आप एक उंगली हिलाए तो आपका पूरा बॉडी रिएक्ट करता है, जी पूरा बॉडी। ये सब चीज आप जब देखते हैं कि भाई इतना वंडरफुल बॉडी है, इतना वंडरफुल स्ट्रक्चर है, तो कोई ना कोई सुपर नेचुरल पावर है, तभी आदमी ऐसा। ये आपका व्यक्तिगत सर रिसर्च है या कहीं आपने भी देखा कि ये अगर हेयर का अगर हम लोग रस्सी बनाए तो नहीं, ये सब स्टडीज है मेरा या फिर नहीं, ये pH 4 है तो एल्युमिनियम में अगर डाल दिया जाए एल्युमिनियम को जो है छेद कर देगा। मेरा ये सब साइंस है। जी जी साइंस का फैक्ट्स है, मेरा कोई स्टडी नहीं है। साइंस के जो फैक्ट है वो फैक्ट है, ऐसा है। अभी इसमें एक बात है कि आप सनातन क्यों फिर, जी जब सब रिलीजन अच्छे हैं, सब रिलीजन इक्वल है, तो आप सनातन एंशियंट है। सनातन के जितना साइंटिफिक कोई भी दूसरा रिलीजन नहीं है। आपको एग्जाम्पल के लिए आप सिर्फ ये देख लो कि आप पंचांग देख लो। आप 5000 साल पहले, 5000 साल बाद का आप ग्रहों की स्थिति, आप ग्रहण कब लगेगा, कब चढ़ेगा, कब उतरेगा, उतना डीप स्टडी है। तो अगर वो साइंस के अल्टीमेट साइंस अगर नहीं है तो फिर क्या है? आप इतना कैलकुलेशन पर प्रोसीजर से कर। सही बात। इस टाइप में सनातन में बहुत सा चीज है जो हम लोग जितने श्लोक है ना, हम लोग पढ़ते श्लोक जितने पढ़ते हैं, जो एंशिएंट श्लोक है, वो सब फार्मूलास है जी, डिकोड नहीं हो रहे। कोड है, कोड में लिखे हुए हैं सब। जिस दिन डिकोड होंगे साइंस कोई भी नई चीज निकाल नहीं सकता, सब पुराना चीज है। जी जी जी। तो इसीलिए सनातन के ऊपर ज्यादा ट्रस्ट है। बहुत सुंदर। जो भी हमारे जो धार्मिक जो ग्रंथ हैं, उनकी जो लोकोक्तियां हैं, सॉरी जो मंत्र है, जो सूत्र उसमें लिखे गए हैं, वो कोई ना कोई फार्मूला में वो परिणत हो सकता है। बस जरूरत इस बात की है कि हम कैसे विज्ञान से उसका जो है तारतम्यता स्थापित करें। जी जी। जैसे मैंने भी ये इधर देखा कि एक IITian बाबा हैं, उन्होंने IIT किया है, और जो कुछ वो पढ़े लिखे हैं, तो जो भी न्यूमेरिक्स है, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, या कोई मान के जो ट्रायंगल्स हो गया, उस सबको वो अध्यात्म से लेकर के जोड़ते हैं और वो उसको परिभाषित करते हैं कि हमारा कैसे अध्यात्म से कैसे जुड़ा हुआ है। तो आपने भी बताया वही बात कि जो भी हमारे जो वेद है, पुराण है, उसमें जो श्लोक लिखे गए हैं, वो उसमें बहुत सार है। वो विज्ञान का एक बहुत बड़ा सार है। उसको आगे चल करके उसको विज्ञान से कोरिलेट आदमी कर सकता है। वो होगा जिस दिन डिकोड होना शुरू होगा पूरा साइंस के फॉर्मूला से। आप साउथ के मंदिर अनहार्म्ड है, उसको ज्यादा तोड़फोड़ नहीं हुआ साउथ के मंदिरों में। वहाँ मुस्लिम जा नहीं सके, आक्रांत वाले जा नहीं सके। जो ब्रिटिश लोग थे वो लोग उस टाइप से नुकसान नहीं करे मोस्टली। तो साउथ में अगर आप डीपली अगर घूमे तो आपको जितने आप अपन सोच रहे हैं वो सबका वहाँ पे, एस्ट्रोनॉट का भी आपको मूर्ति मिल जाएगा, आपको जो भी आप नया टेलीफोन का फोटो मिल जाएगा, उसका आपको रॉकेट का मिल जाएगा। हर चीज उस टाइम पे वो लोगों को मालूम था। वो सब मंदिर 1000 साल, 1500, 2000 साल मालूम था। जो
अपने को नुकसान हुआ वो समझिए आप 700-800 साल में अपने को पूरा अपने स्क्रिप्चर्स सब जला दिए, तो अपने पूरे चीज घूम गए, जल गए। जब नालंदा को जलाया खिलजी, तो 3 साल, कोई बोलते 3 साल, कोई बोलते 8 महीने तक जलते रही वो लाइब्रेरी। तो इतना अपना जो साइंस था, जो ज्ञान, सब खत्म हो गया। तो फिर से उसको ढूंढने की कोशिश आप करें भी तो उस टाइप के फार्मूलास मिलना, तो ऐसा पाली में बहुत लिटरेचर पाली लैंग्वेज में लिखा हुआ है, बहुत सा संस्कृत में है। ये लैंग्वेजेस पढ़ने वाले लिखने वाले बहुत कम है। फिर अपन उसको हर चीज को सिर्फ मंत्र जैसा पढ़ते हैं। वी डोंट नो उसका फार्मूला क्या है, उसका मतलब क्या है, वो हमारी समझ में आ ही नहीं रहा अभी तक। सनातन वाकई सनातन धर्म है। बात कर दी सर। थोड़ा देर पहले मैंने देखा कि यह एक कोई श्रद्धालु बैठे हुए थे और उस समय आप जो है कुछ होम्योपैथ की भी बात कर रहे थे, आयुर्वेद की भी बात कर रहे थे। आप सर एक एलोपैथिक डॉक्टर हैं और मैंने देखा कि आप मतलब यूनानी की भी बात कर रहे थे उस समय। तो मुझे बड़ा कंट्रास्ट लगा कि सर जो है एक सर्जन है और जो आयुर्वेद की भी जानकारी रखते हैं, होम्योपैथ की भी जानकारी रखते हैं। तो सर अक्सर मैंने देखा कि एलोपैथिक जो डॉक्टर है वो जनरली बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, होम्योपैथ का क्रिटिसाइज करते हैं, आयुर्वेद का क्रिटिसाइज करते हैं, यूनानी का तो नाम ही नहीं लेते हैं। तो सर आपने जो अनुभव किया सर थोड़ा विचार करें। नहीं, ऐसा नहीं है। कोई भी पैथी सी प्रॉब्लम सबका ये है कि कोई भी पैथी कंप्लीट नहीं है। एलोपैथी का फॉर्मुलेशन एंड फार्माकोलॉजी जो है, मेडिसिन जो है, वो उसका प्रॉब्लम है कि वो सिर्फ सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए है। बीमारी को जड़ से निकालने की दवा बहुत कम है एंड सबके साइड इफेक्ट है। बट एलोपैथी में ऐसी चीज है जिसका रिप्लेसमेंट नहीं है, डायग्नोस्टिक्स रिप्लेसमेंट नहीं है, सर्जिकल प्रोसीजर्स का रिप्लेसमेंट नहीं है। और इमरजेंसी में आपको सबसे अच्छा ऑप्शन दूसरा ऑप्शन नहीं है, नहीं के बराबर है। जब आपको इमरजेंसी आता है तो एलोपैथी इज द ओनली। तो एलोपैथी, मैं एलोपैथी प्रैक्टिस करता हूँ, 40 साल से प्रैक्टिस है मेरा एलोपैथी का। मैं एलोपैथी में मेरा ट्रस्ट सबसे ज्यादा है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि मैं दूसरे पैथी के अगेंस्ट हूँ। कुछ हर एक पैथी के अपने अपने एडवांटेजेस है। प्रॉब्लम वही है जो मैं बताया कि वो सिखा के नहीं गए। जैसे आयुर्वेद है, आपको एक सिंपल एग्जाम बताता मैं कि आयुर्वेद में जैसा समझो आप, तो आपको हाँ सर, तो बता रहे तो होम्योपैथ आयुर्वेद और हाँ, तो आयुर्वेद में जैसा क्या है कि आप हर एक चीज आप जैसा 5 अलग अलग पेड़ से नीम तोड़ लो, आप नीम का पत्ता तोड़ लो, सबका नीम में किसी कोई ज्यादा कड़वा है, कोई कम कड़वा है, पांचों का टेस्ट अलग रहेगा, कड़वाहट अलग रहेगा। कड़वाहट जो चीज कड़वाहट देती है उसका क्वांटिटी अलग रहेगा, उसकी क्वांटिटी अलग अलग है, ठीक है ना। तो आप उसको फॉर्मुलेशन नहीं बोल सकते कि एक कंटेंट कितना है। तो पहले जमाने में जैसे आंवला उगाना है तो उसमें था कि आंवला कौन सी मिट्टी में उगाना है, कितने क्लाइमेट में उठाना है, कौन सा पानी डालना है, कौन सा उसके बाजू, ये सब चीजों का जो स्टडी था वो अब उनके लिए आंवला एक आंवला है, वो कौन सी मिट्टी में होगा, वो जो स्पेसिफिसिटी चले गई। दूसरा जैसा चेस था वैसे आयुर्वेद है। आयुर्वेद अपने नेक्स्ट जनरेशन को वो लोग प्रॉपरली सिखाए नहीं। तीसरा, अभी कौन जाके जंगल में जड़ी बूटी ढूंढता, कोई नहीं ढूंढता, वो उगाते हैं। बट उसको जंगल का अगर एटमॉस्फेयर में उगने वाली जड़ी बूटी ही काम करने की है तो वही करेगी, ये नहीं करेगी। तो इस ऐसा आयुर्वेद है। होम्योपैथी हम लोग इसीलिए नहीं मानते क्योंकि उसका जो प्रोसीजर है, डबल डाइल्यूशन 2 लाख टाइम 3 लाख टाइम इतना पोटेंसी, उसके बाद उसमें कुछ रहता नहीं, ऐसा हमारा मानना है। बट इसका दूसरा इफेक्ट है कि होम्योपैथी का ट्रीटमेंट से अफेक्ट नहीं होता या फायदा नहीं होता, ऐसा भी नहीं है। तो कहीं कहीं होम्योपैथी सडनली ऐसा काम करता है कि हमको सरप्राइज होता है, अरे होम्योपैथी इतना काम करता है। वो इम्यून लेवल पे शायद काम करता है, जैसे हम लोग वैक्सीनेशन देते हैं, शायद उस टाइप का। अगर होम्योपैथी इफेक्टिव है तो उसका एक्सप्लेनेशन सिर्फ इम्यून चेंजेस है।
अगर वो इम्यून पे सही भी काम करता, अगर वो लोग साइंटिफिक रिसर्च करते थे तो दैट वुड हैव बीन ए गुड ड्रग, बट लॉन्ग टाइम में काम के लिए, इमरजेंसी नहीं। तो इस टाइप से हर एक पैथी का प्लस और नहीं, यूनानी और आयुर्वेद तो ऑलमोस्ट सेम ही है। यूनानी का फॉर्मुलेशंस मतलब वो एक कंटेंट देने का तरीका अलग है, जैसा आयुर्वेद में भस्म है, काढ़े है, उनके पास हलवा है, उस टाइप से वो लोग बनाते हैं, बट बेसिक कंटेंट्स उनका कंसेप्ट भी ऑलमोस्ट सेम ही है। बहुत से लोग तो ये मानते हैं कि यूनान का मेडिसिन यहीं से गया हुआ है, आयुर्वेद से यूनानी बना हुआ है। अब वो पता नहीं, वो हिस्ट्री है, उतना कोई उसका कोई प्रूफ नहीं है बोलने का। बहुत सुंदर सर, आपने चिकित्सा के क्षेत्र में भी जो है, ट्रीटमेंट के क्षेत्र में भी आपने एलोपैथ, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथ सबकी कुछ कुछ बारीकियां बताई भी है और एक दूसरे का संबंध भी बताया है, किसके क्या क्योर हो सकता है, नहीं हो सकता है। और यह भी सर बहुत बड़ी बात है कि आपने सभी की इंपॉर्टेंस, एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों सर आपने बताया। सर अगर कोई व्यक्ति अगर तेलंगाना में रहता है, जैसा कि आपने बताया आपका हॉस्पिटल सर तेलंगाना में, तो वहाँ कोई व्यक्ति अगर निवास कर रहा है, कोई निर्धन है, कोई गरीब व्यक्ति है, तो आपके जो हॉस्पिटल है सर वहाँ तक कैसे सुगमता पूर्वक पहुंचेगा सर? हॉस्पिटल का क्या, कहाँ पे उसका सर एड्रेस क्या है, थोड़ा बता देते कि मेरा पर्सनल हॉस्पिटल बहुत सेंट्रली लोकेटेड है। मौजमजाई मार्केट सबसे पुराना, सबसे सेंट्रल प्लेस है। उसको उसका क्लेम जो मार्केट बना हुआ है वो मौजम जहाँ के नाम पे मौजमजाई मार्केट है, निजाम का लड़के के नाम पे है। वो फर्स्ट मल्टी मतलब मॉल जैसा बना हुआ है, वो फर्स्ट मॉल था, कंसेप्ट मॉल का वहीं से आया। तो वो बहुत फेमस जगह है, हॉस्पिटल इजीली मिल जाएगा मेरा। इस तरह हम देखते हैं कि इस मेले में तरह तरह से लोगों से हमारा मिलना हो रहा है। ये पेशे से एक डॉक्टर है, इन्होंने एमबीबीएस किया है, एमबीबीएस करने के बाद इन्होंने सर्जरी में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और एक समय ये क्या किए कि एक मुंबई गए थे एक बार घूमने के लिए, और वहां पर उन लोगों ने जो मलिन बस्तियों में जो लोग रहते हैं उनकी दिनचर्या को देख करके इनकी आत्मा को बहुत जो है तकलीफ हुआ उनके जीवन को देखकर। उसके बाद इनके जीवन में खासा परिवर्तन आया और इसके बाद जो भी भौतिक जो वस्तुएं हैं उससे इनका बहुत ज्यादा लगाव नहीं रह गया और साधुता इनके जीवन में प्रवेश किया। और साथ साथ अपने परिवार में एक रिश्तेदार थे, उनके साथ जगह जगह जो धार्मिक स्थल है उनका इन्होंने भ्रमण किया और इसके बाद धीरे धीरे धार्मिक प्रवृत्ति की ओर अग्रसर होते चले। और आज ये हिंदुस्तान के प्राय सभी धार्मिक स्थलों का ये इन्होंने भ्रमण किया है। इनसे मिलकर के हमें बहुत ही अच्छा लगा और ये उन डॉक्टरों के लिए एक संदेश है, समाज में उन डॉक्टरों के लिए एक संदेश है जो अपने प्रोफेशन में इस कदर अंधे हो जाते हैं कि जो गरीब और जो गरीब है, निर्धन है, उनके आय के ऊपर वो ध्यान भी नहीं देते हैं और मनमाना फीस वो वसूल करते हैं। ऐसे में जब डॉक्टरों की एक ऐसी दुनिया हो जहां पर ज्यादा से ज्यादा पैसे लिए जाते हो इलाज करने के लिए, एक ऐसे चिकित्सक जो बहुत कम ही आय में जो है लोगों का चिकित्सा कर रहे हैं, लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं दे रहे हैं, यह बहुत ही काबिले तारीफ है। हम लोग सर के लिए ये निवेदन करेंगे और सर के लिए एक ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि सर की जो है आयु बहुत लंबी हो और सर इसी तरह से लोगों का सेवा करते रहे। सर अपने साथ साथ कुछ दवाइयां भी लेकर के चलते हैं, स्टेथोस्कोप भी लेकर के चलते हैं। इस दौरान अगर जो कोई भक्तजन बीमार भी पड़ते हैं या जिन्हें कुछ प्राथमिक स्वास्थ्य की भी जरूरत, अगर प्राथमिक स्वास्थ्य की आवश्यकता होती है उसका भी इलाज करते चलते हैं, दवाइयां भी देते हैं, मुफ्त में देते हैं, उनका इलाज भी करते हैं। ऐसे डॉक्टरों को हम लोग सलाम करते हैं। सर जितना आप समझ रहे हैं उतना सीधा भी नहीं हूँ मैं। नहीं ऐसा नहीं, मेरे से आदमी, कोई भी आदमी बगैर बुराई के नहीं रह सकता। नहीं मैं मानता हूँ अपनी जगह है, कुछ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, कोई भी आदमी मुकम्मल नहीं है, लेकिन जो गुण का जो परसेंटेज है और डॉक्टरों का प्रतिशत जो है उनके गुणों का, और आपका जो आप एक डॉक्टर, आपके अंदर जो गुणों का जो प्रतिशत वो काफी हाई है जी। आप संसारिक जीवन में रहते हुए साधुता के जीवन का आप पालन कर रहे हैं। आप संसारिक जीवन में है, डॉक्टर हैं, लेकिन आप एक साधु भी हैं, यह बहुत बड़ी बात है परिवार में रहकर भी। सर आपसे मिलकर धन्यवाद, मुझे भी अच्छा लगा।
खास करके आप बिहार के, मेरे ननिहाल के हैं, तो वो मेरे लिए भी अच्छी बात है। सर, डॉक्टरों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो डॉक्टर बहुत ज्यादा फीस रखते हैं? से अभी कुछ नहीं कर सकते। मेरा मेरा एक ही बात का मानना है कि अगर आप आपकी मेहनत से ज्यादा पैसा लिया तो उस आदमी का कर्जा आपके ऊपर रहा, तो आप 4 रुपए का काम करके 10 रुपए लिए, तो 6 रुपया उस आदमी का कर्जा आपके सिर पे रहेगा। वो कभी ना कभी चुकाना है आपको। सर का यह व्यक्तिगत रिसर्च माना जाए, इनका कहना है कि अगर आप किसी व्यक्ति से अपने मेहनताना से ज्यादा मेहनताना ज्यादा फीस की वसूली करते हैं तो वो कर्जा आपके ऊपर चढ़ जाएगा और ये कर्जा जो है एक दिन आपके लिए बहुत भारी मुसीबत का सबब बन सकता है। इसीलिए आप अपनी फीस नहीं लें जितना कि आपका हक बनता है, जितना आपने परिश्रम किया है। तो इन सर से मिलकर बहुत अच्छा लगा सर। ठीक, थैंक यू। आपका भी धन्यवाद।